बहुत शुक्रिया कृपाशंकर। देखिए राजस्थान में लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का फैसला हुआ था और उसी तरह से राजस्थान का भी फैसला किया है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ जो 2 डिप्टी सीएम कयास लगाए जा रहे थे, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। राजस्थान में दिया कुमारी डिप्टी सीएम होगी और प्रेमचंद बैरवा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके साथ ही स्पीकर के लिए वासुदेव देवनानी, काफी लंबा उन्हें अनुभव है विधायकी का और उन्हें स्पीकर बनाया गया है। जिस तरह से चौंकाने वाला फैसला लिया है, इसके क्या मायने हैं और इसका राजस्थान की राजनीति पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, इन तमाम सवालों के साथ में हम हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरीश पाराशर जी की तरफ रुख करते हैं। जी हरीश जी, जिस तरह से फैसला हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए दरअसल बीजेपी में हम देखें पिछले वर्षों की बात करें, राजस्थान के पास तो 2 नेताओं के विभिन्न बीजेपी की पॉलिटिक्स, वसुंधरा राजे की, उससे पहले भरोसे के नाम। अब ये जो दौर था उसमें हमने देखा, मध्य प्रदेश में उन्होंने देखा कि वहाँ सिटिंग सीएम को हटाया गया, उसके बाद उनकी जगह रिप्लेस किया गया, दूसरे नेता को लगाया, छत्तीसगढ़ में चेंज किया गया। तो ये तो लग रहा था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो युग है वो खत्म हो सकता है और तमाम दबाव भी हमने देखा शुरू के दौर में कि कुछ नेशनल पॉलिटिक्स भी हुई। लेकिन एक कार्यकर्ता को, संगठन के ऐसे कार्यकर्ता को जो पहली बार चुनाव जीती, तो मैं कहूँगा कि दोनों राज्यों के मुकाबले राजस्थान का फैसला ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि शायद भी किसी के दृष्टि में भजनलाल शर्मा का नाम जी कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि भजनलाल शर्मा को जिसकी नेतृत्व हो सकता है। हालांकि तो भजनलाल शर्मा ने एक्सप्रे आज अपनी बात कही है, इसके बाद जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये लोकता पार्टी ने बहुत प्रमुख किया है, उसका उन्होंने हल किया है। लेकिन अब देखना है कि क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। बीजेपी क्या नए लोगों को भाग मिलाएगी, क्योंकि जब हमने देखा कि दिया कुमारी का भी नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम हो सकता है, उनको नजदीक प्रेमचंद बेरवा से अनाम चेहरे थे, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा नाम भी नहीं है, उनको आपने डिप्टी सीएम बनाया। वासुदेव देवनानी को कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की है, ब्राह्मण नेता को आपने बनाया, फिर राजपूत नेत्री को बनाया, काफी एसटी से आने वाला वर्ग है उसको एक मुख्यमंत्री बनाया प्रेसिडेंट बनाया। तो मुझे लगता है कि अब पार्टी प्रयोग करने की स्थिति है, क्योंकि कंफर्ट बहुमत पार्टी के साथ 115 का बहुमत। बिल्कुल जी 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 दर्शक वापस लौटेंगे दर्शक आपके पास में। इस बीच दिया कुमारी क्या कुछ कह रही है, एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। पार्टी में फूट पड़ सकती है, पार्टी में जो हो सकता है, लेकिन ये फैसला माना जाएगा कि जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का फैसला आलाकमान का फैसला मानकर स्वीकार करें। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चौंकाने वाला नाम है, निश्चित रूप से ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद ही प्रदेश के 115 विधायक में बीजेपी के विधायक में शायद ही किसी ने भजनलाल शर्मा का नाम चला है। केवल हम मीडिया के लोग भी इस नाम को लेकर के कंफर्म थे ही नहीं, तरह तरह के नाम चल रहे थे। वसुंधरा राजे के साथ साथ वसुंधरा राजे को भी शायद नहीं किया शायद उनके लिए, लेकिन जब 2 राज्यों में मुख्यमंत्री का मनोनयन हुआ, दोनों जगह मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को बाहर किया गया, तो ये तो कंफर्म हो गया था कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन दरअसल पॉलिटिक्स फल भी गया है। बार बार ये कहा जा रहा था कि कुछ नाराजगी की शिकायत आई थी, कुछ समर्थकों को निकट की नाराजगी की गई, लेकिन इस फैसले को देखा है कि भजनलाल किस तरह से अपनी मंत्रिमंडल में होते हैं, किस तरह से वो अपने दूसरे साथियों को साथ में चलते हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि अनुभव बिल्कुल नहीं है भजनलाल शर्मा को, संगठन का अनुभव जरूरी है, लंबा अनुभव है। मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कोई नया चेहरा सामने आएगा और ये बहुत कम ऐसा हुआ है राजस्थान में कि जब किसी को मुख्यमंत्री का डायरेक्ट जिम्मेदारी मिल गई हो, तो निश्चित रूप से चौंकाने वाला फैसला और देखना है किस तरह से अपनी टीम को बनाएंगे। जी, लेकिन हरीश जी, जिस तरह से भजनलाल शर्मा का नाम आया है, निश्चित तौर पर भजनलाल शर्मा को भी पता नहीं होगा कि वो इतनी अहम जिम्मेदारी अब उन्हें मिलने वाली है। भजनलाल शर्मा को बनाने के पीछे की वजह और मायनों पर हम तलाशे
क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से नाम चल रहे थे, लगातार कई नेताओं के नाम आ रहे थे, लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम कहीं पर भी नहीं था। भजनलाल शर्मा पर मुहर लगाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति को भी देखें तो वहां पर भी संघ की पसंद को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा संघ की पसंद माने जाते हैं। इसके पीछे के मायने आप क्या कहते हैं? देखिए भजनलाल शर्मा को टिकट कहा मिला और मौजूदा विधायक का टिकट था जी, और बहुत सेफ सीट सामने की मानी जाती है। यहाँ माना जाता है कि किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए वो जीत जाएगा। सेफ सीट से भजनलाल के चुनाव बना गया तो जाहिर तौर पर कहीं से आलाकमान के मंत्री जी दर्शक वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो अहम तस्वीरें। काफिला जो है वो सिविल लाइंस की तरफ पहुंचा है, राजभवन की तरफ। आपको बता दें कि दिया कुमारी और पीसी बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे और ये काफिला आप देखिए सिविल लाइंस की तरफ जाता हुआ। और राजस्थान में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। आज राजस्थान को भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री के तौर पर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री की वो शपथ लेंगे और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ है आला कमान की तरफ से। और ये उनका काफिला बीजेपी की जीत के बाद, बहुमत के बाद आज वो ऐलान। और इस बीच वापस न्यूज रूम का रुख करते हैं। जी दर्श, बसों तक प्रदेश देख रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने आरपीएफ के लिए काम किया है। उनको विधानसभा अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी देके ये एक तरह से कोशिश की कि सदन चलाने में भी एक सामंजस्य बना रहेगा मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में। दूसरी तरफ जातिगत जो बैलेंस करने की कोशिश की है वो भी की है, क्योंकि दोनों जगह आप मध्य प्रदेश को दीजिए और छत्तीसगढ़ को दीजिए, वहां कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री के रूप में। पार्टी जिस तरह से बहुमत लेकर के आई राजस्थान में, तो ये माना जाए कि एक ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में रहेगा तो एक संदेश जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री बना, एक एसपी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, राजपूत वर्ग को भी बात के लिए बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया। तो बहुत चीजें बहुत नई है। मुझे लगता है कि प्रदेश की पूरी जनता को सचमुच ये अचरज तो होगा इस दिन चेहरा कहाँ से आया। लेकिन सवाल चेहरे का नहीं, सवाल काम का है। सवाल ये कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में कितने सक्सेस होते हैं, भजनलाल शर्मा अपनी टीम को कैसे बनाते हैं, और जो दागी बागी जितने भी लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में जगह पा पाएंगे। ये सारे सवाल हैं जो अब टीम गठित करते टाइम देखना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ शपथ ग्रहण होना बाकी है। शपथ ग्रहण में क्या होगा, सूत्र का होगा, आगे का मंत्रिमंडल कौन है, सारा तय करना है। लेकिन ये बात साबित हो गई कि जो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए मशहूर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, उन्होंने राजस्थान के लिए भी सचमुच चौंकाने वाले भी, बल्कि इससे भी ज्यादा कोई शब्द अगर इस्तेमाल होता हो, अति चौंकाने वाला मैं कह सकता हूँ, वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसके बारे में किसी को सही आवाज तक भी नहीं हो, जिसने सोचा भी नहीं हो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता को, सामान्य ऐसे कार्यकर्ता को जो पहली बार विधायक बना हो, पहली बार इसमें चुनाव लड़ा हो, अपनी राजनीति से चुनाव पहले भी लड़े हुए थे पर वो निर्दलीय के रूप में लड़े और सब खा गए थे। आपको ध्यान होगा कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर भी बड़ा, और ये तस्वीरें भी देखिए, राजभवन पहुंच गए हैं भजनलाल शर्मा और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जा रहा है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी और उसके बाद अब राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नजर आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो राजस्थान के पर्यवेक्षक थे वो भी नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद है और प्रहलाद जोशी भी नजर आ रहे हैं जो कि चुनाव के प्रभारी हैं। राजस्थान में अब नाम तय होने के बाद ही सरकार बनाने का दावा भी भजनलाल शर्मा ने पेश कर दिया है और अब ये माना जा रहा है क्योंकि कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह है, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि 15 तारीख को राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान, औपचारिक जो भाजपा की तरफ से औपचारिक इसकी जो तिथि है वो आना बाकी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करते हुए भजनलाल शर्मा, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह भी बड़े खुशी के साथ में उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हालांकि मौजूद है, लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि उनकी इच्छा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा युग, जिसे कह सकते हैं राजस्थान में, उसका अंत हो गया है। एक नया युग की शुरुआत हुई है और वो भजनलाल शर्मा के नाम के साथ में सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिया कुमारी भी वहां पर मौजूद हैं। लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर सीपी जोशी क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनको भी आप सुनिए। बीजेपी जो है वो संगठन के व्यक्तियों को आगे पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और अभी वो विधायक बने हैं। पार्टी ने उनके नाम को मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है, तो निश्चित रूप से कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। वो लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। कई बार तो महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास में और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। तो आज बहुत खुशी है कि कैसे कार्यकर्ता को भजनलाल जी शर्मा के रूप में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की जनता कमी खलेगी नहीं, ऐसा है कि वो संगठन का और अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्वह किया है। चुनावी पंचायत राज के चुनाव को काम करने का भी उनको अनुभव है, तो निश्चित रूप से इस काम में अच्छे प्रभावी काम कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करते हुए भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा। हरीश जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा जिस तरह से सुबह से ही पिछले कई दिनों से वो जोर लगा रही थी कि कमान उनके हाथ में हो और प्रेशर पॉलिटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो चल नहीं पाई। और आज जिस तरह से उनका चेहरा साफ तौर पर बता रहा है कि उनकी अब राजनीति का एक से जो युग था वो अंत हो रहा है, क्या वो चुप बैठने वाली हैं, आपको लगता है? देखिए, वैसे तो बीजेपी और संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। मुझे लगता है कि महात्मा पार्टी आप तो वसुंधरा की बात करें, अगर शिवराज जिसके बारे में कहा गया कि इसकी बदौलत की पार्टी वापस सत्ता में है, लाडली बहना जिसकी योजना को लेकर इनको अगर पार्टी रिपीट नहीं करने का साहस कर सकती है, तो फिर वसुंधरा राजे को अगर साइड में किया तो कुछ सोच नहीं किया जाता। क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी कि नया चेहरा जो है आना चाहिए पार्टी के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टिकट निकलने का काम हुआ वो भी नए चेहरे का था। इस बीच में हमारे दर्शकों को बता दें कि भजनलाल शर्मा का जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, वो मैं 27 साल की उम्र में अपने गाँव, जो उनका गाँव है भरतपुर में, ग्राम पंचायत खटारी, वहाँ के सरपंच के साथ उन्होंने शुरू किया। वहाँ सरपंच बने 2000 से लेकर 2005 तक। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य बने। वर्षों तक महामंत्री रहे, पार्टी का जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी का कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ता को ही मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है। अच्छा, सबसे पहले राठौर साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से। क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। चला के आया हूँ, मैंने कहा सीएम का। भाई मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका ट्वीट हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक को राजी नहीं बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद। जिस तरीके से जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप। भाई एक यार चुप हो जाओ भाई, रुक जा। मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे संतुलन बहुत अच्छा है।
और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है। एक सिंगल जी भी हैं। अभिषेक जी, राजस्थान में जिस तरह से ये फैसला हुआ है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चौंकाया था, यहाँ पर भी उम्मीद थी। क्या लग रहा था भजनलाल शर्मा को ये कमान मिलेगी? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा आला कमान ने काम किया है, पीढ़ी परिवर्तन का काम किया है उन्होंने। इन चुनावों से पहले उन्होंने कहा था कि हम बिना किसी चेहरे के मैदान में हैं, कमल का निशान ही हमारा चेहरा है, और उन्होंने उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए तीनों ही राज्यों में एक तरह से पीढ़ी परिवर्तन की है। उनका कहना है कि हम राज्यों में नए नेतृत्व को विकास दे रहे हैं, नए नेतृत्व को विकसित कर रहे हैं, और इसी क्रम में उन्होंने तीनों जगहों पर एक प्रकार से विचारधारा के नजदीक माने जाने वाले लोगों को, विचारधारा के निकट माने जाने वाले कार्यकर्ताओं को, जो कदरन अपेक्षाकृत तौर पर जिनका कम चर्चित चेहरे थे, जिनके पास अनुभव भी अच्छा रहा संगठन में काम करने का, उन लोगों को कमान दी है। जी अभिषेक जी, जिस तरह से तीनों ही राज्य में जो चेहरे सामने आए हैं, बताया जा रहा है संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से तीनों ही जगहों पर चेहरे सामने आए हैं, संघ का जो हस्तक्षेप दखल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पार्टी में? देखिए, इसको हस्तक्षेप या दखल के रूप में देखा जाना किस तरह से होगा, ये एक अलग चीज होगी, पर इसको समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशांगिक संगठन है। उसके तमाम अनुषंगिक संगठनों में एक संगठन यह भी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मूल विचार मूल परिवार संघ है। तो उस दृष्टि से जो भी संघ के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के निकट पाते हैं, और वही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में भी अपने आप को जगह पाते हैं। तो एक प्रकार से ये एक इंटरफेस, एक इंटरचेंज है, आपस के अंदर दोनों के बीच एक अंतर संबंध है विशेष प्रकार का। तो इसमें दखल जैसी बात आप देख सकते हैं, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना कि एक स्मूथ तरीके से पीढ़ी परिवर्तन तीनों राज्यों में हुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को, उसके संगठन में मजबूती को, लोगों के प्रति समर्पण को दिखाती है। जब आपसे पिछली बार बात हो रही थी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान में बगावत जैसी कोई बात होनी मुश्किल है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो है वो भी बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही है भाजपा की, इतने लंबे समय से कार्यकर्ता रही है, तो उन्होंने भी उसी बात को उसी तरीके से स्वीकारा है। जी, निश्चित तौर पर पीढ़ी परिवर्तन का जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में किया है। हरीश पाराशर जी हमारे साथ में। हरीश जी, भजनलाल शर्मा के सामने क्या क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां काफी बड़ी है? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच कांग्रेस सरकार के खिलाफ थे, और इसमें बढ़ते अपराध का मामला था, इसमें पेपर लीक जैसे प्रकरण थे, भ्रष्टाचार के मसले थे, बजरी माफिया का मसला था, ये तमाम चीजें ऐसी जो आज भी सेवाएं करी। इवन जब हमने देखा कि ताजा गवर्नमेंट हत्याकांड हुआ, ये सरकार के बीच की अवधि में हुआ जब अशोक गहलोत बहुमत हो चुके थे और कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ऐसे में बड़ी चुनौती यही है कि आप जो वादा करके आए हो, जो जनता से कह के आए हो कि हम जो है मोदी जी के साथ गारंटी देंगे, वो गारंटियां आप दे, गारंटियों के साथ साथ जितनी आपने कहा, उसके अलावा ये सुनिश्चित करना होगा नए मुख्यमंत्री को, नई सरकार को, कि प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। जिस तरह की शंका व्यक्त की जाती है बीजेपी की सत्ता में आने के बाद विकरण होने की चांस है, उस चीज से बचा जाए और तमाम लोगों को, सभी वर्गों को साथ में करके और एक तरह से अपना शासन चलाए। ये भी देखा जाए, ये देखना जरूरी होगा कि जो मंत्री बने वो अनुभवी हो, अपने क्षेत्र में दक्ष हो, साथ ही साथ उन पर कोई आरोप नहीं हो, क्योंकि बड़ी चुनौती इस बात की है, आपने मुख्यमंत्री बना दिया कि एक चेहरा आपने सामने ला दिया, लेकिन एक पूरा टीम वर्क है सत्ता का, कि सत्ता में आए हुए लोग किस तरह का काम करते हैं, किस तरह के विभाग उनको भी समझते हैं। इसमें भी आप कई बार देखते हैं, जातिगत संगठन देखते हैं, दबाव का सामना करते हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल आएगा कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को आप किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे, किस तरह से खपा पाएंगे, मैं उसमें कहूँगा, क्योंकि अभी तक जो चेहरे सामने आए, 3-4 चेहरे सीएम, वो सब जो है संघनिष्ठ लोग हैं, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वसुंधरा राजे की सत्ता समर्थक गिना जाता है। तो जाहिर तौर पे अब दिया कुमारी जब
प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम बने, वहां से देवेंद्र बने। तो अब जो आगे की जो होगी, पहले चरण में मंत्रिमंडल होगा वो कैसा होगा, तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने की कैसे बात होगी, और मुख्यमंत्री क्योंकि नए नरेले हैं, अनुभव उनको नहीं है सरकार चलाने का, संगठन का भी लंबा अनुभव है, वो किस तरह से टीम को साथ लेकर काम करेंगे, ये सारी चीजें देखना बाकी है। जी तो बड़ी चुनौती निश्चित रूप से, और खासतौर से जब आपके पास अनुभव नहीं है। जी हरीश जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि वसुंधरा राजे जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। वसुंधरा समर्थक उनका क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स हुई, विधायकों को साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि उन्हें किसी से भी मुलाकात नहीं करनी है, इसके बावजूद वसुंधरा राजे के निवास पर उनके समर्थक विधायक पहुंचे। क्या उनका क्या भविष्य होगा, क्या उन्हें सरकार में भागीदारी मिलेगी? देखिए, अगर भागीदारी नहीं देती है पार्टी ऐसी समर्थक को, तो निश्चित रूप से ठीक वैसी स्थितियां पैदा हो सकती है जैसी सचिन पायलट के दौर में थी। सचिन पायलट और गलत के जिससे से जमा नहीं, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि किसी का समर्थक या विरोधी होना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई समर्थक है तो आप उसको उसके जो भी उसकी योग्यता है, उसका अनुभव है, उससे वंचित नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि पार्टी इतनी बड़ी जोखिम लेगी कि वसुंधरा के तमाम समर्थकों को साइड में कर दे, उनको अहम जिम्मेदारी नहीं दे, क्योंकि हर बार जब आप चुनाव घोषणा पत्र लेते जाते हैं जनता के बीच, तब भी नेता, बड़े नेता, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, वो मतदाताओं को भरोसा दिला के लाते हैं कि अगर आप हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे तो उनको सरकार में जगह देंगे, उनको मंत्री बनाएंगे, ये तमाम चीजें होंगी। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि वसुंधरा समर्थकों को बिल्कुल भी साइड कर दिया जाएगा। हाँ, ये मुखर समर्थक होंगे जिन्होंने ज्यादा बड़बोले पर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं? राज्यवर्धन पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है, लेते हैं और उसका सीख लेकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही तो कह रहा है। 2024 में फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जी, मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ। पराशर जी, हरीश जी, इस बार ये भी जो हम देख पा रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्रियों का फैसला हुआ है और दोनों ही राजधानी जयपुर से, तीनों नाम जो है वो राजधानी जयपुर से है। क्या आपको लगता है कि पहले भी कभी हुआ है ऐसा, जब जयपुर से ही सभी लोगों की क्षेत्रीय संतुलन भी बैठाना होता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे आप जयपुर की बात करें तो सीएम का तो नंबर कभी आया ही नहीं है। डिप्टी सीएम के रूप में विराटनगर से श्रीमती कमला जरूर बैठी एक बार, लेकिन वो भी अल्प समय के लिए, जब अशोक गहलोत का आखिरी कार्यकाल था पहले कार्यकाल में, तब कुछ समय के लिए बनी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, ये केवल दिखाव के लिए होता है। वो ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, आप संबोधन में डिप्टी सीएम भले ही कर दो। तो जाहिर तौर पर ये जो भी दो नए डिप्टी सीएम बने हैं, ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री होंगे, हो सकता है इनको कोई अहम विभाग मिल जाए, हो सकता है इनको गृह मंत्रालय मिल जाए, हो सकता है इनको फाइनेंस का मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन डिप्टी सीएम बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पूरे पॉलिटिक्स में एक संबोधन आपने दिया, एक उनको होगा दिलाया ताकि लोगों को लगे कि हमारा प्रतिनिधि डिप्टी सीएम है। जाहिर तौर पर अगर आपने बदनाम दिया है तो इनका होगा तो बड़ा ही बड़ा है, वो डिप्टी सीएम के रूप में कहलाए जाएंगे। अब बात यह कि जो जयपुर का स्थान है, मैंने आपको बताया कि विराटनगर से जयपुर से जो नया जिला बना है, दूसरी जिला, दूसरी जिले से आता है प्रेमचंद बेरवा, तो एक तरह से दिल्ली का प्रतिनिधित्व है। और जयपुर के रूप में क्योंकि हमारी जयपुर राजधानी 8 MLA जीत के आए हैं, 3rd हाईएस्ट सिंगल कम्युनिटी के। और भजनलाल जी ने बहुत वर्षों इन्होंने बहुत मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने में लगा, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के होते हुए जो इन्होंने मेहनत करी है, ही डिजर्व्स टू बी। 2 मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। हाँ, दिया कुमारी को तो एक राजपूत 18 जीत के आए हैं, सबसे सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है राजपूत 18 जीते, तो डिप्टी सीएम बनाने से वो एक राजपूत फेस भी हो गया, फिर आपका एक जो है दलित भी हो गया। किस तरह देखते मजबूती मिल पाएगी, कितनी मजबूती मिल पाएगी आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है, हम सब कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ऊपर मोदी जी वो हर स्टेट में सक्सेसफुल है, उनको मालूम है कि कास्ट पॉलिटिक्स कैसे जमानी चाहिए, अच्छी इसकी है। मोदी जी के मैजिक से अनभिज्ञ थे, आज एक और चौंकाने वाला फैसला था। अब देखिए, वो एक किंग माइडास था, वो जिस चीज को टच करता था वो सोना हो जाती थी, तो ये सेम चीज, ही इज किंग माइडास। मुख्यमंत्री का पद
जयपुर के प्रतिनिधित्व पर आप बात कर रहे थे। प्रतिनिधित्व हो गया है लेकिन ये लगता है कि पार्टी ने क्या सोचते किया गया, लेकिन तमाम जो दूसरे क्षेत्र है जहाँ पे बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला वहां भी मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी देनी भी चाहिए, क्योंकि हर अच्छा मंत्रिमंडल, सशक्त मंत्रिमंडल खुद ही कहलाता है जो तमाम वर्गों को, तमाम क्षेत्रों को, तमाम इलाकों को जगह मिले। और क्योंकि इन्हीं से आप प्रदेश के समग्र विकास की उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी किसी मंत्रिमंडल के नाम आने तक के शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे, दोनों मुख्यमंत्री साफ शपथ लेंगे तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या और भी मंत्री शपथ लेंगे यदि शायद आज तक देर तक सामने हो जाए, क्योंकि शपथ मुझे लगता है कि 15 से पहले हम जैसा कह रहे हैं कि हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मनमास भी लग रहा है। तो हमारे यहाँ जो धार्मिक मान्यताएं उसके हिसाब से अपन करते हैं। जी हरीश जी, एक और सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि महिला अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से घेरते। एक आपको बताऊंगा भागीरथ चौधरी क्या कह रहे हैं, सर एक बार सुन। साथ लेके चलने वाले हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने सबने बहुत बड़ा अच्छा चयन किया है। अब हमारा राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर राजस्थान की जनता की सेवा की जाएगी। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बने हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं वो, और उनके नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे विकास करेगा। लेकिन एकदम नया नाम आया, सबको चौंकाने वाला ही था। क्या कहा जाए, ये एक नया संदेश बीजेपी दे रही है सभी को मौका मिलेगा। देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है। जो मोदी जी जो करते हैं, चयन करते हैं, तो बहुत सोच। जी, और हरीश जी हमारे साथ में। हरीश जी, अक्सर क्योंकि पिछले राजनीति के कई दशकों की बात कर ले तो सरकार जब बनती है और उसके बाद में मुख्यमंत्री के लिए, ऐसे पदों के लिए लॉबिंग होती है, हम अक्सर देखते आए हैं, जिसमें नेता अपने लिए लॉबिंग करवाते हैं और दिल्ली से किसी बड़े नेता का भी आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन तीनों ही स्टेट में हम देखें, जिन जिन नेताओं की लॉबिंग हुई वो सब दरकिनार कर दिए गए और ये सुनकर आए हैं सामने। तो क्या भाजपा ने अपनी राजनीति की स्टाइल में बदलाव किया है? बिल्कुल, देखिए ये बदलाव का नया दौर है बीजेपी के लिए। हम पहले से चले टिकट वितरण तक से कि बीजेपी ने जिताऊ के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो चाहे दल बदल के आया हो, चाहे दागी रहा हो, उसको भी टिकट देने में गुरेज नहीं किया। तो पहली चीज वहां भी बदलाव हुआ कि आपने टिकट वितरण करते टाइम भी तमाम तरह के प्रयास इस तरह के किए कि जिताऊ उम्मीदवार आपको चाहिए। अब ये जो नया दौर आया है जिसमें पार्टी ने अपने नए लोगों को आगे लाने की बात की, क्योंकि देखिए आप 55 साल के भजनलाल शर्मा, यानी अगले 10-15 साल तक वो प्रदेश को कहाँ ले जाएंगे ये भी देखना है। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो थोड़ी कम उम्र में बने होंगे, भले ही वसुंधरा भी इससे कम उम्र में बनी होगी, लेकिन पहला संकेत पार्टी ने दे दिया है कि लंबे समय तक कोई ये सोचे कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे या उनके हाथों में सत्ता रहेगी तो चलेगा नहीं। शिवराज सिंह का मैं बड़ा उदाहरण मानता हूँ। मैं वसुंधरा राजे को उसके बाद सेकंड रखता हूँ, लेकिन शिवराज सिंह का उदाहरण बड़ा उदाहरण है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, एक तरह से घोषित चेहरा भले ही नहीं हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी उनको जगह नहीं मिलना। इसका मतलब पार्टी बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि अब हम नए लोगों को मौका देंगे। और ये जो नाम सामने आए तीनों जगह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह में मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान का नाम जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि भजनलाल शर्मा के बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की हो, शायद ही किसी के मन में आया हो कि भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नो डाउट वो अच्छे संगठन करता है, नो डाउट कि उनका संगठन पे अच्छी पकड़ है, प्रदेश के हर कोने में उनकी पहचान है, लेकिन ये पूरा अनुभव मुख्यमंत्री के रूप में उनको कितना सक्सेस करेगा ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी तमाम तरह के सवाल भी उठेंगे, इनके अनुभवहीनता को लेकर के भी उठ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर सत्ता में क्या होता है, सत्ता में पावर सब कुछ होता है। अब उनके हाथ कुछ पावर होगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ के काम करेंगे, लेकिन किस तरह की रीति नीति रहेगी, बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में किस तरह के लोगों को लेगी, क्योंकि शक्ति संतुलन तो साधना सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। भले ही वो 115 के कंफर्ट बहुमत में हो, लेकिन जरा सा भी असंतुलन
या जरा सी भी नाराजगी पार्टी में फूट डालने को काफी है, वो भी ऐसी स्थिति में जब वसुंधरा राजे के समर्थक बड़ी संख्या में चुन करके आए। तो ये चिंता की बात भी रहनी चाहिए और चुनौती भी है बीजेपी के लिए। जी हरीश जी, मैं सवाल कर रहा था क्योंकि पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही, अपराध को लेकर खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ मुखर रही और यही कयास लगाए जा रहे थे कि एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है क्योंकि महिला अपराधों को लेकर भाजपा लगातार मुखर रही और वो देखने को भी मिला। दिया कुमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री बनाई गई है। गृह विभाग, क्योंकि पिछली बार अशोक गहलोत के पास नहीं था मुख्यमंत्री के पास, क्या लगता है आपको इस बार, क्योंकि अपराध को देखते हुए दिया कुमारी को ये दिया जा सकता है? देखिए, मैं पहले तो आपको अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जब उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा और तमाम विभाग उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने साथियों को दिए थे। ये बहुत बड़ी पहल होती है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कि वो बड़े विभाग अपने पास नहीं रखे, खासतौर से गृह और वित्त मंत्रालय जैसे महकमे अगर अपने पास रखते हैं तो उनके पास दबाव हो जाता है, छोटी छोटी फाइल जो सीएम के पास जाती है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये करना चाहिए कि आप फाइनेंस और होम जैसे अहम विभाग हैं वो अपने साथियों को दें। आपने भी जिक्र किया कि क्या दिया कुमारी को ये महकमा दिया जा सकता है, ये केवल कयास ही है, दे देना चाहिए ताकि महिला अपराध को नियंत्रण करने की जो बातें हैं वो एक महिला नेत्री होने के नाते प्रमुखता से रखे। लेकिन विभागों का वितरण का विषय सीएम का विशेषाधिकार होता है। हम किसी को ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप किसको बनाएं, हम केवल कयास लगा सकते हैं। तो नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि अगर दिया कुमारी जैसी नेत्री को कोई महज अहम विभाग मिलता है, खासतौर से आपने जो जिक्र किया कि गृह मंत्रालय मिलता है, तो एक मैसेज भी जाएगा कि महिला अत्याचारों का जो मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती जा रही थी कांग्रेस शासन के दौरान, उस पर अब महिला नेत्री अगर कोई अहम विभाग लेती है तो उस पर कंट्रोल करेगी। वैसे तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है मंत्रिमंडल की, जरूरी नहीं कि दिया कुमारी जो है गृह मंत्री रहते ही अपराधों पर काबू करने की बात कहे। जब वो उप मुख्यमंत्री है प्रदेश की तो तब भी उनका उतना ही अधिकार है कि वो बात करे, अपनी सरकार को सजेस्ट करे, अपनी मशीनरी को इस बात के लिए दुरुस्त करे कि महिला अपराध और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर के जितने भी सवाल उठते आए हैं पिछले 5 साल में, इन पर काबू करने की बात करे। और मुझे लगता है कि जो नए सीएम है वो निश्चित रूप से इस दिशा में उनको काम करना चाहिए, क्योंकि जिनको आप कोसते आ रहे हो 5 साल तक, वही सवाल अब आपके सामने, वही मुद्दे आपके सामने रहेंगे, क्योंकि अपराध एकदम खत्म नहीं होने वाले, महिला उत्पीड़न एकदम खत्म नहीं होने वाला, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला, और सबसे बड़ी चीज बेरोजगारों से जो छल हुआ पिछले 5 साल के दौरान, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, जिस तरह से बेरोजगारों के अवसर खत्म हुए, वो मुद्दा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई है तो युवाओं के बदौलत आई है, क्योंकि युवाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी का साथ दिया। जी निश्चित तौर पर हरीश जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अक्सर हम खबरें बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, ऐसे कोई अहम जिम्मेदारी किसी नेता को मिलती है तो उसके पीछे जो वजह हम गिनते हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव, लंबा राजनीतिक अनुभव, ये उसकी एक प्लस पॉइंट होती है, ताकत होती है। लेकिन भजनलाल शर्मा को भले ही संगठन का बड़ा लंबा अनुभव हो, लेकिन सरकार में वो पहली बार, क्योंकि सांगानेर से चुने गए हैं, विधायक पहली बार बने हैं, उनके पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, तो क्या आसानी रहेगी सरकार चलाना? देखिए, मैंने आपको बताया पहले दर्श की अगर आपको सत्ता हाथ में लगती है तो सत्ता हाथ में लगने का मतलब ये है कि आपको पावर अपने आप आ गया, अनुभव भी स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि आपकी मशीन भी आपकी इर्द गिर्द वैसी होती है। लेकिन नए होने में ये अनुभवहीनता जब होती है तो ये संकट जरूर होता है कि हो सकता है कि आपको मिसगाइड कर दिया जाए, हो सकता है कि अधिकारी आपको भ्रमित करते रहे, तो वो बातें जरूर देखनी पड़ेगी। और नए मुख्यमंत्री जो मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनको सिस्टम पे पकड़ कैसे की जाए, अपनी मशीनरी से कैसे काम में लिया जाए, ये सारी चीजें उनको देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये सवाल तो उठाएगी, तो प्रदेश की जनता भी उठाएगी कि आपको अनुभव नहीं है, आप कैसे सरकार चलाएंगे। लेकिन आप जब सत्ता का तंत्र आपके पास रहता है, सिस्टम आपके पास रहता है, पूरी IAS IPS की लॉबी आपके पास रहती है, फाइनेंस के एक्सपर्ट आपके पास होते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप सत्ता सौंप देंगे वो आसानी से शासन चला लेगा। लेकिन अनुभवी लोग जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा राजे हैं, या पूर्व मंत्री जो बड़े दिग्गज लोग रहे हैं, जिनको आप मौका इस बार देख नहीं दें, लेकिन उनका भी सलाह मशवरा करना जरूरी होगा और करना भी चाहिए।
जी हरीश जी, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है। क्या लगता है, क्योंकि तीनों जगह पर नए नाम है, चौंकाने वाले नाम है। 2024 में आम चुनाव है, देश का चुनाव है, क्या लगता है इन तीनों चुनाव की कितनी एक तस्वीर कह सकते हैं, कितनी झलक है जो कि इन तीनों ही राज्यों में इन नेताओं को चुनने के में देखने को मिली है? क्योंकि आपने बैलेंस, आपको लगता है कितना बैलेंस कर पाए? देखो, तीनों राज्य हिंदी बेल्ट है और तीनों ही अहम है लोकसभा के लिहाज से भी। यूपी में ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा फिलहाल से, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस दिशा में निश्चिंत रहेगी, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि 3 राज्यों में अगर बीजेपी को समर्थन मिला है जनता का, तो लोकसभा में भी कोई अड़चन आने वाली नहीं है। और वैसे भी हम कहते हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के मुद्दे अलग होते हैं। तो राज्यों में अगर बहुमत मिल गया और कंफर्ट बहुमत मिल गया, ऐसा नहीं कि बहुत मारामारी हुई हो, तो मुझे लगता है कि लोकसभा में बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाली है बीजेपी। लेकिन वहां भी उम्मीदवारों के चयन की समस्या आएंगी, क्योंकि यहाँ भी आपके एमपी चुनाव हारे। ऐसा नहीं कि सारे एमपी चुनाव जीत गए हों, तो जो एमपी चुनाव आ रहे हैं इसका मतलब ये कि उनके कामकाज से जनता पसंद नहीं थी। जो एमपी चुनाव जीते हैं इसका मतलब ये कि जनता ने उनको स्वीकार किया है। तो वो एमपी की परफॉर्मेंस, जो आपके एमपीज हैं 25 के 25, एक को आप छोड़ दीजिए हनुमान बेनीवाल को, वो भी अब विधायक बन गए हैं, लेकिन 24 एमपी की परफॉर्मेंस कैसी है पिछले 5 साल में, उस पर भी मोहर लगेगी। तो बीजेपी को अब मुझे लगता है कि इस सरकार का तो कामकाज दौड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगले साल चुनाव आ जाएंगे, इसलिए आचार संहिता भी लग जाएगी अगले 2-1 महीनों के दौरान। तो इस सरकार को जो पहले 100 दिन है, भजनलाल के नेतृत्व वाली सरकार को पहले 100 दिन में अपनी रूपरेखा, अपना एजेंडा तय करके काम दिखाना होगा, ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता को आश्वस्त कर सके कि आप बीजेपी को वहां भी समर्थन दीजिए, हम आपके साथ डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार का नारा भी बहुत दिया बीजेपी ने। तो डबल इंजन की सरकार जब भी आएगी जब 2024 में नरेंद्र मोदी वापस आएंगे। नरेंद्र मोदी खुद की दावेदारी घोषित कर चुके हैं एक तरह से, लेकिन नरेंद्र मोदी को वापस नहीं आने के लिए विपक्ष जो है फिर एग्जिट होगा, इसमें आप निश्चित रहिए, उसमें भी प्रयास होंगे। तो ऐसे में पहली बात ये कि तीनों राज्यों में जो सरकारें हैं बीजेपी की, जो नई सरकारें हैं, जहाँ मुख्यमंत्री 2 दिन में शपथ लेंगे अगले 2-3 दिन में तीनों जगह, उनके ऊपर भी बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से जनता के बीच जाकर के जनता को अपने पहले 100 दिन का काम बताते हैं, क्योंकि 100 डेज का आपका एजेंडा जो है वो आपके 5 साल की रूपरेखा तय करने वाला होगा। जी हरीश जी, क्योंकि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है और उनका चेहरा भी जिस तरह से बता रहा था और प्रस्ताव भी उन्हीं से पास करवाया गया, जैसा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से करवाया गया था। वसुंधरा राजे की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? पार्टी में आने वाले समय में वसुंधरा की क्या भूमिका रह सकती है? देखिए, वैसे तो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और संगठन के लिहाज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनकी कोई बहुत अहम भूमिका रहा हो ये तो अपने को लगता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको न संगठन में नजरअंदाज किया जा सकता और न ही सत्ता में। तो जाहिर तौर पे अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि वसुंधरा जी अब डिप्टी सीएम बन जाएगी देवेंद्र फडणवीस की तरह, ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन अगर वसुंधरा राजे के हाव भाव में, उनके एटीट्यूड में पार्टी के खिलाफ माहौल बना तो पार्टी के पास बहुत रास्ते हो सकता है कि वो उनको गवर्नर बना के भेज दे। जी, लेकिन पोखरण से विधायक प्रतापपुरी क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। प्रतापपुरी पोखरण से विधायक था, ठीक है, पार्टी के साथ खड़े रह करके प्रदेश को मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार का जो तस्वीर आई है, राजस्थान की नई टीम सामने आई है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है और विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी होंगे।